बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 5 देशरत्न मार्ग के सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। विजयादशमी के दिन बकायदा पूजा पाठ के बाद सम्राट चौधरी ने अपने नए गृह में प्रवेश तो कर लिया है, मगर उन्होंने सर्कुलर रोड की तरफ खुलने वाले अपने पिछले दरवाजे को बंद करके वहां दीवार खड़ी करवा दी है और इसके पीछे वास्तु दोष का तर्क दिया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बंगला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार ये चर्चा बंगले में वास्तु दोष को लेकर है। चर्चा अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। अक्सर इस बंगले में वास्तु दोष को लेकर सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है जो भी डिप्टी सीएम इस बंगले में रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अब बंगले से जुड़े वास्तु दोष को मिटाने के लिए बंगले के पीछे वाले गेट को 10 फीट ऊंची दीवार देकर बंद करा दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव अक्सर पीछे के गेट से ही आना जाना करते थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने पीछे के गेट को वास्तु दोष के चलते इसे बंद करने का फैसला किया है। सम्राट चौधरी खुद के आने जाने के लिए मेन गेट का इस्तेमाल करेंगे। साल 2015 से लेकर अब तक इसमें कई डिप्टी सीएम रहे, पर किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। बंगले में वास्तु दोष की चर्चा अब नया मोड़ ले चुकी है। इसे लेकर राजद और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि बंगले में रहने वाले सारे डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, तो इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता, बल्कि व्यक्ति डिस्प्यूटेड होता है। उन्हें फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर तीखा हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इशारों में तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि बैक गेट की जरूरत 2 नंबर के लोगों को होती है। इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार कर कहा कि जिस पार्टी का ही वास्तु खराब है उसके लिए कोई भी दीवार खड़ी करने और गेट बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सबको पता है कि श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के लिए दोनों ओर से दरवाजे बनवाए थे। दरवाजा खुला हुआ था, जनता आती थी, अपनी समस्याओं को लेकर के जनता की समस्या का समाधान होता था। अब तो यहाँ जनता के लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी संदेश दे दिया कि अब दरवाज़ा बंद है। तो अब तो इस सरकार की विदाई होगी, तो अब दरवाज़ा बंद करें खोलें, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया बंगला चर्चा के केंद्र में है। पहले बंगले के अंदर का सामान चर्चा में और बंगले के बाहर खड़ी होने वाली दीवार चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर अपना अपना तर्क दे रहे हैं, सम्राट चौधरी के निर्णय का बचाव कर रहे हैं और विपक्ष ताबड़तोड़ हमला कर रही है। वो कह रही है कि उप मुख्यमंत्री अंधविश्वासी हैं और कोई कह रहा है कि कितनी भी दीवार खड़ी कर लें, इस बंगले में ज़्यादा दिन तक सम्राट चौधरी रह नहीं पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। दिल्ली में आज से भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ देखिए आईटीयू की तरफ से ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका उद्घाटन, यानी कि हम WTSA की बात कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 18 अक्टूबर तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आईटीयू की ओर से आयोजित किए जाने वाली वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी भारत मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। WTSA सम्मेलन 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा तय किया जाता है। पहली बार आईटीयू WTSA की मेजबानी भारत और एशिया प्रशांत में की जा रही है। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट है जो 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत की हस्तियों को लेकर पॉलिसी मेकर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को एक मंच पर एकत्रित करने जा रहा है, जो कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा। ये विशेषज्ञ टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल और ITC क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं,
WTSA 2024 के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि 6G, AI, IoT, साइबर सुरक्षा और बिग डाटा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर और उनका भविष्य तय करने के लिए चर्चा करने वाले हैं। इस बार के कार्यक्रम में 120 देशों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपो में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में IMC की स्थिति मजबूत होगी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी विक्रम सिंह बराड़ को आज अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से अस्पताल में ले जाया गया। ये वही विक्रम है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी भी है और बताया जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का बेहद करीबी बताया जाता है। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कड़ी सुरक्षा में अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल ले जाया गया। हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में चेकअप करवाकर वापस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करा दिया गया। विक्रम सिंह बराड़ कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का बेहद करीबी माना जाता है। NIA ने आरोपी विक्रम बराड़ को UAE से गिरफ्तार किया था और उसे भारत लेकर आई थी। जानकारी के मुताबिक विक्रम सिंह बराड़ ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मदद की थी। NIA की जांच में सामने आया कि विक्रम बराड़ लॉरेंस की मदद से भारत में हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली के मामलों में शामिल था। बराड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, अवैध हथियार समेत दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। विक्रम सिंह बराड़ को जेल के अंदर हाई BP, मेमोरी लॉस और अन्य बीमारी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उसकी CT स्कैन और अन्य जांचें हुई। इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय और टेक्नीशियन की हड़ताल खत्म हो गई है। सभी 500 कर्मचारी काम पे लौट आए हैं। 4 महीने से ज्यादा सैलरी न मिलने के कारण ये हड़ताल पे चले गए थे। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते मंगलवार सुबह करीब 500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और जिससे सुबह से ही आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय और टेक्नीशियन के हड़ताल पर जाने के चलते मरीज परेशान हो गए। अस्पताल के वार्ड बॉय और टेक्नीशियन को 4 महीने से वेतन नहीं मिला था और जिसके विरोध के चलते उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। आपको बता दें कि वार्ड बॉय और टेक्नीशियन एजाइल कंपनी के आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। आउटसोर्स करने वाले एजाइल कंपनी कर्मचारियों को वेतन देती है। बीते 4 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से ये कर्मचारी पहले 3 से 4 बार आउटसोर्स कंपनी को पत्र लिखकर वेतन की मांग की। कंपनी की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के चलते उनके परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। इन कर्मचारियों की मांग है कि जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं उसी विभाग से वेतन दिया जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की फोटो को साझा करते हुए कहा कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर 500 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मरीजों का इलाज सही समय पर नहीं हो पा रहा है। हमीदिया अस्पताल में 350 से अधिक वार्ड बॉय, 50 से अधिक टेक्नीशियन और 80 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं। बीते 4 महीने से किसी को वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने अब तय किया है कि ये वेतन का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। अस्पताल प्रबंधन मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए जुटा हुआ है और कर्मचारी जिद पे अड़े हैं कि उन्हें अपना वेतन चाहिए। बुधवार को कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन दे दिया जाएगा और इस मामले में हालांकि अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि सरकार को लाडली बहनों के साथ साथ लाडली भाइयों की भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। दिल्ली NCR में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल जो है वो 217 रहा, जिसको खराब श्रेणी का माना जाता है। दिल्ली NCR में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। ठंड की दस्तक से पहले दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह दिल्ली का AQI लेवल 217 रहा, जिसे खराब स्थिति में आंका जाता है। अगर हालात इसी तेजी से बिगड़ते रहे तो कुछ ही दिन के बाद दिल्ली में सांस लेना तक दूभर हो जाएगा। खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP 1 लागू कर दिया है।
यूपी के नोएडा में AQI 232, ग्रेटर नोएडा में 238, गाजियाबाद में 218 और हापुड़ में 257 दर्ज किया गया। हरियाणा के चरखी दादरी में AQI 213 पहुंच गया। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 210 पहुंच गया। आपको बता दें कि 201 से 300 बीच की AQI खराब लेवल में मानी जाती है। वहीं 301 से 400 तक ये स्थिति बेहद खराब यानी कि गंभीर स्थिति में मानी जाती है। 401 से 500 तक AQI लेवल पहुंचने पर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दिल्ली किसी गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली NCR के लोगों को लगातार 2 दिनों तक खराब एयर क्वालिटी का सामना करना पड़ा है। बढ़ता प्रदूषण आज हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़े आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली में सांस लेने लायक साफ हवा लोगों के लिए एक सपना बन चुकी है। दिल्ली सरकार ने इस राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसमें 948 टीमों का गठन किया गया है जो प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी करेगी और रिपोर्ट जारी कर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन दिल्ली ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस ऐप का इस्तेमाल करें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बरसात प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। आप सरकार सर्दियों में वायु प्रदूषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए गंभीर नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दशहरे के बाद पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विंटर वर्क प्लान की घोषणा की और शहर में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर तत्कालीन प्रतिबंध लगा दिया, जो 1 जनवरी तक लागू होगा। इस प्रतिबंध पर बीजेपी की दिल्ली इकाई ने दिवाली के दौरान पटाखों पर वार्षिक प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाया और आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना कोई साइंटिफिक एविडेंस पेश किए बिना इसे लागू करने का आरोप लगाया। जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली वासी सबसे खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की आबोहवा को लेके अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से दिल्ली में प्रदूषण को रोकने की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। दीपावली को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए, जिसको लेकर जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विद्वानों ने इसको लेकर बैठक की, जिसमें तय किया गया कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए। दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के बीच अभी तक भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली की तारीख को लेकर जयपुर में विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों का एक महामंथन हुआ। देश भर के महान ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों की पूरी टीम जयपुर में जुटी और इस विषय पर मंथन और गणना की जा रही है कि दीपावली का कब मनाया जाना उचित होगा। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर इस दिन मां काली की भी पूजा करने का प्रावधान है। इस बार अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन यानी 1 नवंबर शाम 6:16 तक रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाई जाएगी। दिवाली की पूजा प्रदोष काल के बाद ही की जाती है। 1 को मनाए कि 31 को मनाए, विद्वानों का निर्णय तय था कि 31 को मनाना है। हम लोग उदयात भी देखते हैं, प्रदोष भी देखते हैं, दीपोत्सव है तो संध्या काल दीपोत्सव मनाया जाता है, तो ये देखना चाहते हैं कि प्रदोष काल होना चाहिए और अमावस्या भी होनी चाहिए। और यहाँ के पंचांग संबंधित चर्चाएं किए हैं तो सामूहिक रूप से एक ही निर्णय निकल के आता है सभी विषयों को देखकर कि 31 तारीख को ही दीपावली पूजन श्रेष्ठ है और 31 तारीख को ही दीपावली पूजन किया जाए। इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन था और छोटी काशी यानी जयपुर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म सभा में यह फैसला लिया गया कि इस बार की दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी।